रामदास जी ने दरवाजा खटखटाया तो गौरी ने दरवाजा खोला। रामदास जी अपनी छड़ी को टिकटिकाते हुए अंदर आए। छड़ी को पलंग से टिकाया और कोट को उतारकर खूंटी पर टांगा। कोट में कई जगह पे बंद लगे हुए थे। पलंग पर बैठे तो जानकी देवी दौड़ कर आई। रामदास जी रोज की तरह आज उदास नहीं थे। देखते ही जानकी देवी जान गई कि लगता है आज बात बन गई। कहो कुछ काम बना। जानकी देवी ने फिर भी रामदास जी से पूछ ही लिया, आज बदले बदले से कुछ देख रहे हो? हाँ गौरी की अम्मा, कुछ नहीं, पूरा काम बन गया। गौरी का ब्याह तय हो गया। मैं कहता ना था कि गौरी की अम्मा चिंता ना करो, अच्छे घर में बेटी को ब्याहूंगा। भगवान की कृपा हो गई। गौरी के बाबा, तुमका भी हमसे कौनो कम चिंता नहीं रही। अब अच्छा मुहूर्त देख के हाथ पीले कर दो गौरी के। रामदास जी ने बताया कि किशनलाल जी अपने बेटे के ब्याह में हमसे केवल 5.25 रुपये लेगा। गौरी सब कुछ दरवाजे की ओर से सुन रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, कैसे है मेरे भावी पति बिना दहेज के ब्याह करने को राजी हो गया। जरूर वह देवता समान होंगे। फिर रामदास ने बताया, मुहूर्त भी पंडित जी से निकलवा लिया है। अगले महीने 18 तारीख का शुभ दिन निकला है। ठंड भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी तो हम गहने कपड़े का भी इंतजाम नहीं कर सकेंगे। गौरी के बाबा का हम उसे मैले कपड़े में विदा कर देंगे। बिटिया के लिए कुछ तो करने ही होंगे। जानकी देवी बोले जा रही थी, किंतु रामदास कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। अंत में रामदास ने कहा, गौरी की अम्मा, अब तुम जाओ, घंटा आध घंटा आराम कर लो, फिर बात करेंगे। जानकी देवी ने कहा, ठीक है। वहाँ से वह हट गई। रामदास जी पलंग पर लेट गए। अब उनके समझ में आया, चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। दहेज भले ही ना देना पड़े, परंतु 1000 रुपये के खर्च तो है ही नहीं। कम से कम 2 जोड़े कपड़े तो बेटी के हो ही, गहने में नथ तो होना ही है। यह सब तो सोचा ही नहीं था। रिश्ता तो अच्छे घर का मिल गया था, परंतु 1 महीने में ये सब इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल भी था। साथ में यह भी डर था कि ब्याह की तारीख अगर बढ़ाई जाए तो कहीं रिश्ता टूट ना जाए। बड़ी मुश्किल से ऐसा रिश्ता हाथ लगा था। इसीलिए ब्याह उसे किसी भी हालत पर उसी तारीख को होना है। अभी वे सोच ही रहे थे कि अम्मा फिर आ धमकी, अरे गौरी के बाबा, अब समय बहुत कम है, आराम करने से काम नहीं चलेगा, कुछ हाथ पैर मारो तभी तो इंतजाम हो पाएगा। वही तो सोच रहा था गौरी की अम्मा। बाबा उठकर बैठ गए। रिश्ता तय हो गया तो अब दूसरी चिंता सिर पर आ गई है। हमारे लिए 1000 रुपये ही क्या कम है, कुछ तो करना ही होगा। हमार ब्याह तो 100 रुपये में बड़ी धूमधाम से बाबा ने की थी। क्या जमाना आ गया है, अब तो 1000 रुपये में केवल गहने और कपड़े ही हो पाएगा, वह भी मामूली। तब के जमाने में से 100 रुपये कम थोड़ी ही न थे। तुम्हारे बाबा की तनख्वाह 7.5 रुपये रही होगी। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बाबा ने जुटाया होगा, क्या पता किसी से उधार लिया हो। अम्मा को गुस्सा आया, तुम्हें तो कोई उधार भी ना देगा। भले ही मेरे बाबा को 7.5 रुपये मिलते थे, तुम्हें तो 50 रुपये मिलते थे। जब सरकार ने रिटायर किया था, कुछ भी तो ना जुटाया। जवानी में तो कुछ हो ना सका, बुढ़ापे में एक बेटी पैदा हो गई, इससे बेहतर तो बांझ ही थी। ताने ही तो मिल रहे थे ना। गौरी की अम्मा, ये लड़ने का वक्त नहीं है। कुछ सोचते हैं, बेटी का ब्याह करना इतना आसान नहीं है। एक बेटी में ही अकड़ कर 8 बने जा रही हो। मेरे बाबा की 7 बेटियां थी, बड़े धूमधाम से सबके ब्याह किए थे उन्होंने। किसी के घर भीख मांगने नहीं जा रहा हूँ। रामदास जी झल्ला उठे, भगवान के दिए से अभी है हमारे पास थोड़ी सी जमीन, उसे बेच देंगे। उसे भी मेरे बाबा ने ही दिया था। मेरे बाबा भी किसी के घर भीख मांगने नहीं जाते थे। तुम्हें क्या नहीं पता, बाबा के चिलम भरने के लिए नौकर था हमारे मायके में। जानता हूँ, तेरे बाबा की तूती बोलती थी, हमेशा फटी हुई धोती पहनता था। वह 6 से चावल सलाना पर नौकर रखकर कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। तेरे बाबा की जब धोती फटती थी
तब उसे पहनने के लिए मेरा बाबा ही धोती देता था। अब आगे और कुछ भी ना बोलना गौरी के बाबा, नहीं तो बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? मुझे कच्चा खा जाएगी। रामदास का स्वर कुछ धीमा पड़ा। नहीं, पका कर खाऊंगी, जानकी देवी थोड़ा मुस्कुरा कर बोली। फिर कुछ देर तक दोनों ने चुप्पी साध ली। फिर जानकी देवी ने ही मौन तोड़ा। तुम चिंता ना करो गौरी के बाबा, वह जो जमीन है ना हमारे पास, उसे बेच देते हैं। रामदास ने कहा, गौरी की अम्मा जरा सोचो, अगर वह जमीन बिक जाएगी तो हमको साल के 4 महीने खाने को अनाज मिल जाता है, वह भी नहीं मिलेगा, फिर हमारा क्या होगा? 7 महीने जैसे बीतते हैं वैसे ही 4 महीने और बीत जाएंगे, भगवान सब पूरा करेंगे। गौरी के बाबा, इसकी चिंता तुम बिल्कुल ना करो, जानकी देवी ने बड़े प्यार से समझाया तो रामदास की चिंता कुछ हद तक कम हो गई। गौरी को जहाँ अपने पति के मिलने की खुशी थी, वही अपने पीहर को छोड़ने का दुख भी था। गौरी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि जमीन बेचकर ब्याह हो। उसने एक दिन अवसर देखकर जानकी देवी से कहा, अम्मा क्या ये अच्छा होगा कि जमीन बेचकर हमारा ब्याह हो? अच्छा तो यह होता है कि अभी ब्याह ही टल जावे, कुछ दिन और रह लूँगी तुम्हारे और बाबा के साथ। जानकी देवी ने समझाया, ना बेटी, भला कोई जवान बेटी को घर में बिठाता है? अब तो बिहाने लायक हो गई है, ऐसे रिश्ते बड़े भाग्य से मिलते हैं। तू राज करेगी उस घर में। भगवान तो जाने अम्मा, परंतु जमीन बिक गई तो लोग यही कहेंगे ना कि गौरी के ब्याह में जो थोड़ी सी जमीनियाँ बची रही वो का भी बेच दिया बाबा ने। गौरी ने कहा तो अम्मा भी चिंतित हो गई, और कौनो दूसरा उपाय भी तो नहीं सूझता, ब्याह तो करना ही है। जमीन बिकती है तो बिक जाए, ब्याह ना हुआ तो लोग तो तब भी थूकेंगे, और तू काहे को इतना परेशान होती है? जिम्मेवारी तो मेरी और तेरे बाबा की है, तू घर के काम में मन लगा। जाती हूँ, जानकी देवी ने कहा तो गौरी चली गई। रामदास ने गांव के ही कुछ लोगों से जमीन बेचने की बात की तो उनके शुभचिंतकों ने भी जमीन बेचने को मना किया। रामदास जी को क्यों अच्छा लगता ये सब बातें? जमीन न बेचे तो बेटी को कैसे ब्याहे? इतने ही शुभचिंतक हैं तो ठीक है, जमीन नहीं बेचेंगे, लेकिन उन्हें उनकी ज़रूरत पूरी करनी होगी। रामदास भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। उन्होंने अपने शुभचिंतकों को बताकर पीछा छुड़ा लिया। रामदास जी बहुत चिंतित थे। उनके पास जमीन थी तो कोई खरीदने वाला ना था। रामदास को याद आया, पड़ोसी गांव में सुखवंत था जो जमीनों को खरीदता और बेचता था। आज वे बहुत थके हुए थे। गांव में ही घूमते घूमते शाम हो गई। अंधेरा होने पर घर लौटे तो जानकी देवी ने पूछा, कुछ इंतजाम हुआ? आज तो कुछ नहीं हो सका, कल देखेंगे। रामदास ने टालना चाहा, पर जानकी देवी चुप न रह सकी। कैसे के बाप हो तुम? ब्याह का समय निकट आ पहुँचा और कल पर छोड़ते हो? हमको पता नहीं है, काऊ भरोसे द्वारे बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते रहे हो। क्या करूं, सर फोड़ लूं? रामदास ने कहा, सुबह से पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों से मिन्नतें की, किंतु खरीदने का कोई काम ही नहीं लेता। सब अपनी राय देने लगते हैं। परेशान मत हो, कल छोड़कियन का पूर्वा जाके सुखवंत से बतिया लेंगे। कैसे परेशान ना हो, माँ जो ठहरी। जानकी देवी बोली, हाँ भाई, सारी परेशानी तो तुम्ही को है, पैसे इंतजाम तो जैसे तुम्ही को करना है, मैं तो करूँगा ही नहीं। बाबा बोलते चले गए। जानकी देवी ने कहा, तो इतना गर्म काहे होते हो? हमने यह तो नहीं कहा कि आपको ब्याह की चिंता नहीं है, यह चिंता तो माँ को ही अधिक होती है। इंतजाम तो आप ही को करना है, अगर इंतजाम नहीं हुआ तो क्या करोगे? मैंने कहा ना, इंतजाम हो जाएगा। अब ज़्यादा बकबक ना करो, जोरों की भूख लगी है। सुबह भी ठीक से नहीं खाया था, दोपहर को घर आया नहीं। कुछ हो तो खाने को परोसो, नहीं तो भूखे सो जाओगे। ऐसी कौनो जरूरत नहीं है, बाजरे का भात है, खा सकते हो तो खा लो। रोटी दोपहर में बनी थी, आटा नहीं था।
पड़ोसियों से उधार लाने में संकोच होता है। थोड़ा सा बाजरा लखन भैया दे गए थे। उन्होंने अपनी धोती दी थी सिलने को। जानकी देवी बोले जा रही थी और रामदास का भूख से बुरा हाल था। रामदास ने चुप्पी तोड़ी, अब चुप भी रहो, गौरी की अम्मा जो है वही लाओ। जानकी देवी बाजरा का भात लाई। गौरी ने मिर्चे की चटनी बन पीसी। रामदास ने उसे खाकर पेट पर हाथ फेरा और फिर पूछा, तुम लोग क्या खाओगे? कहा ना, थोड़ा सा भात बचा है, वही खा लेंगे। आधी रात बीत जाने के बाद भी रामदास को नींद नहीं आई। मुर्गे की बांग सुनकर उठ बैठे। 4 बज गए थे। जानकी देवी जैसे घोड़ा बेचकर सो रही थी। रामदास उन्हें जगा रहे थे। जानकी देवी ने आँख खोली तो रामदास जी के हाथ में छड़ी थी। सूरज तो उगाने देते। जानकी देवी ने कहा, रात भर सोए नहीं करता, ऐसे में भला कहीं नींद आती है? बेटी का बाप हूँ, तुमको तो बहुत चिंता है, फिर भी घोड़ा बेचकर सो जाती हो। सारी रात करवटें बदलता रहा, यही सोचता रहा कब भोर हो और सुखवंत के द्वार पर जाऊं। रामदास ने खुंटी से कोट उतार कर पहना, फिर दरवाजा खोला और छड़ी टिकटिकाते चले गए। गांव के अंतिम छोर पर केशव का घर था। केशव सूरज उगने से पहले ही अपनी गाय को चारा पानी दे रहा था। रामदास को देखा तो केशव ने राम राम किया, फिर पूछा, काका बहुत सवेरे? हाँ बचवा, सुखवंत के पास जा रहा हूँ, तालाब के पास जो खेत है उसे बेचना है। ये क्या कह रहे हो काका? मैंने कहा जमीन बेचने की आवश्यकता आन पड़ी, कोई संकट में हो का, गौरी का ब्याह करना है, जमीन बेचकर फिर क्या करूं? और कोई रास्ता भी तो नहीं है सूझता, जिससे जमीन बेचने की बात करता हूँ वही बेचने से मना करता है, पर कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। तुम भी उन्हीं में से हो। मुझे गलत ना समझो काका, जमीन बिकेगी भी तो कितने की? उतने में भी ब्याह हो नहीं सकेगा, 1000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। दान दहेज तो देना ही नहीं है। 2 जोड़े कपड़े, सोने की नथ, 4 आना भर की पंडित जी की दक्षिणा और 10-20 रुपये ऊपर का खर्चा समझो। केशव ने कहा, काका 1000 रुपये तो नहीं है, थोड़े कम है। अगर काम चल जाए तो जमीन ना बेचे तो बेहतर होगा। यही लगभग 755 रुपये, 5 आना होंगे मेरे पास। बहुत कृपा होगी बच्चा। मुद्दा हम कैसे लौटा पाएंगे इतनी बड़ी रकम? लौटाने की जरूरत नहीं है काका, गौरी का हमारी बहन नहीं है। आप तो बस भगवान से प्रार्थना करो हमका नौकरी मिल जाए। 21 तारीख को इंटरव्यू है हमार। केशव ने काका को लाकर रुपए दिए और रामदास ने दुआएं दी और फिर अपने घर को लौट गए। रामदास जी के घर पर सभी खुश थे। रुपये का जो प्रबंध हो गया था। बाबा ने लिस्ट बनाई। एक धोती 75 रुपये की, दूसरी धोती उससे कुछ अच्छी 95 रुपये की, 2 ब्लाउज और 2 पेटीकोट 90 रुपये की, ओगरे 2 हो 60 रुपये, 350 रुपये लग गए। नथ में 144 रुपये लग गए। दूसरी जरूरत के सामानों में बचा 1 रुपये, 4 आना हो गए। पंडित जी की दक्षिणा में सारा प्रबंध हो गया और 1 आना बच गया। केशव इंटरव्यू में पास हो गया। रामदास ने ढेर सारी दुआएं दी थी। केशव को बिजली विभाग में नौकरी मिल गई। गांव का केशव पहला लड़का था जिसे नौकरी मिली थी। खेती बाड़ी बहुत थी। 3 भाइयों में सबसे छोटा था। रुपया पैसों की कमी न थी। भाइयों ने खेतों में केशव काम न कराया। केशव से शहर भेज दिया पढ़ने को। दिल लगाकर पढ़ाई की। पिछले वर्ष ही तो केशव ने ग्रेजुएशन किया था। पढ़ाई पूरी करके गांव आ गया और भाइयों के साथ खेती में हाथ बटाने लगा। नौकरी मिली तो शहर फिर आ गया। एक 10 बाई 10 का कमरा लेकर रहने लगा। रामदास ने गौरी के ब्याह में आने के लिए पहले ही आमंत्रित कर दिया था। केशव ने भोज के लिए राशन आदि की व्यवस्था कर दी थी। रामदास जी पूरी तरह से निश्चिंत थे। केशव की सहायता मिली तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों को भी आमंत्रित कर लिया था। 21 तारीख की सुबह आ गई। कुछ खरीदारी केशव ने पहले ही की ना थी। बड़े भाई के लिए घड़ी, मुन्ना और भाभी के लिए कपड़े लेने थे। अपने लिए एक रेडियो लेना था। केशव को अनुमान था कि मैं शाम को 6 बजे तक गांव पहुंच जाऊंगा। केशव का एक मित्र था शिवम। केशव ने उसे भी गांव चलने को कहा था। अब तक वह भी आ गया था। केशव और शिवम दोनों बाजार चले गए। खरीदारी करते करते दोपहर हो गई। दोनों बस स्टैंड आए।
तो पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे गांव जाने वाली बस निकल गई। अगली बस 1 घंटे बाद आने वाली थी। ब्याह का दिन भी आ गया। बच्चे शोर मचा रहे थे। बारात आने में कुछ घंटे बचे थे। मंडप तैयार हो गया था। अतिथि जमा होने लगे थे। रामदास जी अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। बारात भी आ गई। विवाह की रस्में होने लगी। लेकिन केशव और शिवम अभी गांव नहीं पहुंच सके। गांव जाने वाली बस आई। अभी केशव और शिवम कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि बस खराब हो गई। केशव शिवम गांव पहुंचने की जल्दी में थे। कुछ देर बाद बस आगे बढ़ी। गांव पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी। जब केशव और शिवम रामदास के घर पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सब उदास थे। बारात वापस होने वाली थी। केशव ने रामदास काका से पूछा, बिना दुल्हन के बारात वापस क्यों जा रही है काका? काका फूट फूट कर रोने लगे। अनर्थ हो गया बेटा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फेरे शुरू हो गए थे। 3 फेरे हो चुके थे। चौथा फेरा जैसे ही शुरू किया, दूल्हे ने काका आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। चौथे फेरे में दूल्हा ने फेरा लेने से इनकार कर दिया। उसके बहनोई ने बताया कि लड़का रेडियो मांग रहा है। रामदास जी रेडियो देने में सक्षम न थे। दूल्हे के पिता ने विवाह से इनकार कर दिया। केशव ने काका को बताया कि वह अपने लिए जो रेडियो लेकर आया है उसे वह गौरी को दे देगा। अपने लिए वह शहर जाकर दूसरा रेडियो खरीद लेगा। रामदास जी का मन हल्का करके केशव ने दूल्हे के पिता से बात की। सब कुछ ठीक हो गया। फेरों की तैयारी फिर शुरू हो गई। गौरी ने फेरों के ठीक पहले आकर सबके होश उड़ाए। उसने चीख कर कहा, मैं विवाह नहीं करूंगी। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। रामदास जी दीवार पकड़कर बैठ गए। गौरी को बहुत समझाया गया किंतु वह उस लड़के से फेरे लेने को राजी ना हुई। बारात वापस हो गई। रामदास ने कहा, अब क्या होगा गौरी का? कौन बिहाएगा गौरी को? शिवम ने केशव की ओर देखा। उसके पहले कि केशव कुछ समझ पाता उसने कहा, मैं ब्याहूंगा गौरी को। केशव के कानों को जैसे विश्वास ही न हुआ हो। केशव शिवम को एक बार फिर सोचने को कहा। शिवम ने गौरी से ब्याह करने का अंतिम फैसला ले लिया था। इस फैसले से एक बार फिर चहल पहल शुरू हो गई। गौरी ने शिवम के साथ फेरे लिए और रस्मों रिवाज के साथ विदा होकर केशव के घर आई। अगले दिन शिवम, गौरी और केशव शहर लौट आए। धन्यवाद दोस्तों।